आप लोगों के साथ आज मैं अपना सिलेबस डिस्कशन करूंगा। ठीक, तो यहां पर जो है आप लोगों के साथ सिलेबस डिस्कशन के साथ आप लोगों को यह भी बताएंगे कि किस तरीके से हम लोग क्या चीजें स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आप देखें तो प्रिलिमिनरी एग्जाम में मेरा सिलेबस सबसे ज्यादा है। 3 यूनिट्स हैं अप्रॉक्स, या ऐसा कह सकता हूं 2.5 यूनिट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहां पर कवर करूंगा। तो आज मैं आपसे यहां पर सबसे पहले सिलेबस का ही डिस्कशन करने वाला हूं। देखिए, आज फर्स्ट डे की क्लास है, कुछ लोग ऐसा मानकर चल रहे बिल्कुल सीधे स्टार्ट कर दिया जाए, तो आप ये मानकर चलिए कई ऐसे बच्चे हैं जो हमारे साथ नए जुड़े हुए, और अगर हम लोग यहां पर इस पोर्शन को स्टार्ट कर देंगे एकदम से तो उन लोगों के लिए समझना मुश्किल हो। वन मोर थिंग, कौन सा पोर्शन स्टार्ट करना है ये राइट मेरे पास है, मैं ही डिसाइड करूंगा कि इसको हम कौन से पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखें तो उसके बेसिस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से पोर्शन को यहां पर स्टार्ट करना सही रहे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करने में सिलेबस सबसे पहले यूनिट 10 से डिस्कशन कर रहा हूं। नया जुड़ा था आपके सिलेबस में, ये 2020 में जब अपडेट हुआ सिलेबस तो नया जुड़ा, और इस बार 8 क्वेश्चन थे इस पोर्शन से। और अगर आप लोगों ने हमारे यूट्यूब वाले वीडियोस देखे हो तो आपको पता होगा पूरे के पूरे 8 क्वेश्चन वो थे जो यहां पर मैंने आप लोगों के साथ सॉल्व किए थे। जो पहले बच्चे ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ चुके हैं या जिन्होंने हमारा कोर्स परचेस किया था, जो लोग यूट्यूब लाइव के माध्यम से जुड़े थे, उन लोगों को ये सारे के सारे क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे जो पोर्शन यहां पर आप लोगों को देखने को बताएंगे। ठीक, साथ ही साथ आपको यहां पर यूनिट 10 की डिस्कशन करने में बता दूं, ये राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं की अभी देखिए बेसिक डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। आपको यहां पर इनके क्या मतलब हैं, ये कैसे आपके सिलेबस में, उन सब की बात करेंगे। और उसके बाद मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप आपके क्वेश्चंस भी देखें, क्योंकि अगर मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का बच्चों बीच में एक एक करके जवाब दूंगा तो मेरा टाइम ऐसे में निकल जाए। मैं जब आप लोगों से कहूं, आप लोग चाहें तो कोई पेपर पेन लेकर बैठ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। जब मैं आप लोगों से कहूं कि अपने क्वेश्चन जो है वो बताइए, तब आप लोग वहां पर क्वेश्चंस कर सकते हैं। यूनिट 10 में राष्ट्रीय और प्रादेशिक संवैधानिक और सांविधिक संस्थाओं वाला पोर्शन है, जिसमें इन पर्टिकुलर टॉपिक्स को आपके सामने यहां पर रखा गया। अगर आप देखें तो इनमें है आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग, इसी के साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन है राज्य निर्वाचन आयोग, फिर है संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बाद है आपका मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी, फिर है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, फिर है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फिर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। इसके बाद आप लोगों के सिलेबस में डाला गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, फिर है यहां पर मानव अधिकार आयोग यानी ह्यूमन राइट्स कमीशन, महिला आयोग विमेन कमीशन, बाल संरक्षण आयोग चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन कमीशन, सूचना आयोग इंफॉर्मेशन कमीशन, राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और इसी के साथ आप लोगों के सिलेबस में डाला है सतर्कता आयोग यानी विजिलेंस कमीशन, नीति आयोग और खाद्य संरक्षण आयोग फूड प्रिजर्वेशन कमीशन। लेकिन आप सिलेबस में ध्यान दीजिए, उन्होंने यहां पर एक शब्द डाल दिया इत्यादि यानी एक्सेट्रा। सिलेबस में एक्सेट्रा शब्द का होना यहां पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आपको दे सकता है। देने का मतलब यह कि आपको यह नहीं पता कि केवल इतना ही है, इससे कुछ ज्यादा भी हो सकता है, और यह चीज साबित भी कर दी है एमपीपीएससी ने पिछली वाली एग्जाम। बिल्कुल, अगर आप यहां पर देखें तो मैंने आपसे बताया कि आप लोगों के सिलेबस में जो पोर्शन डाला गया है उसमें आप लोगों के सामने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग तो डाले, लेकिन संयुक्त लोक सेवा आयोग कहीं नहीं लिखा उन्होंने। क्वेश्चन जो पूछा वो संयुक्त लोक सेवा आयोग से पूछा गया, इसलिए आप यहां पर ध्यान दीजिए, जितना लिखा है उससे कई ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा हो सकती हैं और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। यहां पर आप लोगों को एक चीज और मैं बता दूं, यूनिट 10 का ये वाला जो पोर्शन है ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग पोर्शन, क्योंकि अगर आपसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपसे उन्होंने कहीं पर पूछा कि राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो यहां पर राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा है, तो रेखा शर्मा का नाम अगर आप वहां पर सही टिक करते तो उसमें गलत होने का चांसेस कहां है? सीधी सी बात है, वो आपका बिल्कुल सही होगा। तो ऐसी कंडीशन में यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, ये पोर्शन जो पहले आप लोगों के सिलेबस में एक्ट होते थे, अधिनियम होते थे, उसकी जगह पर लाया गया है। ये पोर्शन जो है ये बहुत स्कोरिंग है आपके लिए, तो इसको यहां पर आपको बहुत ध्यान से और अच्छे से समझना है। वन मोर थिंग, ये केवल प्री की बात नहीं है, अगर आप मेंस के सिलेबस को देखेंगे तो मेंस के सिलेबस में यूनिट 2 और 3 में ये सारे के सारे कमीशन हैं, और कंपटीशन कमीशन, कंज्यूमर फोरम ऐसे नए और जोड़ दिए गए। मतलब यहां पर वो आपको इंपॉर्टेंस बता चुके हैं कि प्री में भी इनका इंपॉर्टेंस है और मेंस में भी इनका इंपॉर्टेंस है, तो इसलिए आपको इस पोर्शन को यहां पर ध्यान से समझना
जरूरी। इसके साथ 10 यूनिट के बाद दूसरी यूनिट जो मेरे साथ आप लोग शेयर करेंगे वो यूनिट होगी यूनिट नंबर 6। ये स्पेसिफिकली पॉलिटी पोर्शन है। अब देखिए कई बच्चे जो हैं वो कमीशन को भी पॉलिटी का पार्ट मान रहे हैं, तो कुछ हद तक वो बात सही है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है वो कहीं ना कहीं पॉलिटी का ही पार्ट है। लेकिन जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन आपके सिलेबस में डाले गए हैं वो पॉलिटी का पार्ट नहीं, वो लॉ का पार्ट है। इसलिए कुछ बच्चे जो ये मानकर चलते कि लॉ हट गया, तो वहां पर मैंने क्लियर कर दिया लॉ हटा नहीं है, लॉ अभी भी है, बस उसका जो है फॉर्मेट चेंज हो गया। यहां पर यूनिट 6 में पॉलिटी में भारत का संविधान और शासन प्रणाली वाला पोर्शन डाला गया, और इस पोर्शन में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आपके सामने आए। एक और बात बच्चों यहां पर ध्यान दीजिए, कुछ ऐसी चीजें यहां पर हैं जो कहीं ना कहीं कही जा सकती है हिडन थिंग्स हैं, और इसका भी एक सबूत आपको मिल चुका है जो आप लोगों ने पिछले वाले प्रीलिम एग्जाम का पेपर देखा हो उसमें। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने वो एग्जाम में अपेयर हुए होंगे, या ऐसा नहीं भी हुआ हो तो एटलीस्ट आप लोगों को यहां पर उसका पेपर जरूर देख लेना चाहिए। देखिए कैसे मैं बताऊं आपको। यहां पर सबसे पहले अगर इस सिलेबस की चर्चा करें तो इसमें एक पोर्शन डाला भारत शासन अधिनियम 1919 और भारत शासन अधिनियम 1935। अब बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप पहले जब पढ़ते थे तो संविधान का जो संवैधानिक इतिहास आप देखते थे, संविधान का विकास कैसे हुआ, तो हम लोग हमेशा बात शुरू करते थे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट्स, उसके बाद 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक हम सारी बातें पढ़ते थे। ऐसे ही पढ़ते थे आप लोग, उम्मीद है मुझे ऐसे ही पढ़ते हो। यहां पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट्स एस्टैब्लिश किए गए, इस पोर्शन से प्रोविजन स्टार्ट होता था, और 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा पर क्या प्रभाव हुआ उसी के बारे में हम लोग यहां तक पढ़ते थे। अब उन्होंने क्या करा, यहां पर केवल 2 ही अधिनियम दिए, पर्टिकुलरली हिस्ट्री में केवल 2 पोर्शन को मेंशन किया। एक उन्होंने कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और दूसरा कहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस तरीके से उन्होंने यहां पर इस चीज को रखा। लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आई थी उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछा जाएगा? मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं। डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली ये पोर्शन आपके साथ कनेक्ट होगा। फॉर एन एग्जाम्पल बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं यहां पर उसमें आपको ये पता होगा, मान लीजिए आपके सिलेबस की बात करें तो आपके सिलेबस में सुप्रीम कोर्ट वाला पोर्शन, तो यहां पर ये तो पूछा जा सकता है कि वर्तमान सुप्रीम कोर्ट जो अभी हमें देखने को मिल रहा है उसके पहले भारत में प्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपसे ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि कुछ ऐसे भी यहां पर पर्टिकुलर फैक्ट्स हो सकते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। हालांकि वो पोर्शन आप हिस्ट्री में पढ़ रहे होंगे तो वो आपको वहां पर पता होगा, लेकिन पॉलिटी से उसका जो कनेक्शन है वो यहां पर स्टार्ट हो सकते हैं। ठीक, चल इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की शुरुआत कैसे हुई, या ऐसा कहूं कि स्वराज विधेयक से जब से तिलक ने संविधान के दर्शन का सिद्धांत प्रस्तुत किया, फिर 1922 में महात्मा गांधी द्वारा कहा गया कि भारत के लिए राजनीतिक भाग्य का निर्धारण भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे शुरुआत हुई। उसके बाद 1934 में एम एन रॉय, फिर 1935, 1940, 42, 46 अलग अलग सन में अलग अलग स्टेप्स के साथ आगे बढ़ते गए, और फाइनली 1946 में यहां पर कैबिनेट मिशन प्लान के बेसिस पर यह एग्जिस्टेंस में आया। ये पोर्शन आपको देखना है। फिर 9 दिसंबर 1946 से लगा के 24 जनवरी 1950 तक कौन कौन सी प्रमुख बैठकें हुई, उनमें क्या क्या निर्णय लिए गए, कौन अध्यक्ष कौन उपाध्यक्ष, कोई क्वेश्चन पूछा है। एचसी मुखर्जी वाला क्वेश्चन इस बार एमपीपीएससी ने पूछा था कि संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन नामांकित किए गए, और यहां पे कंफ्यूज कर दिया गया बच्चों को, क्योंकि कुछ जगह वीटी कृष्णमाचारी भी पढ़ा है और कुछ जगह एचसी मुखर्जी भी पढ़ा है, दोनों ऑप्शन में दे दिए और पूछ लिया गया बताइए प्रथम कौन नियुक्त किए गए। तो ये चीज जो है यहां पर थोड़ी सी आपको ध्यान रखें। इसके बाद संविधान सभा ने जो बेसिक थिंग्स की उनकी यहां पर जानकारी लेंगे और उससे रिलेटेड उन फैक्ट्स को देखेंगे जो कि बच्चों आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक उन्होंने डाला ये है संघ कार्यपालिका यूनियन एग्जीक्यूटिव। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव क्या है, ये यूनियन एग्जीक्यूटिव में यहां पर पर्टिकुलरली उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। उन्होंने यहां पर एग्जीक्यूटिव में नेक्स्ट पोर्शन मेंशन किया प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, और उसके बाद यहां पर मेंशन किया गया मौलिक अधिकारों वाला पोर्शन। अब अगर आप यहां पर देखें तो राष्ट्रपति और संसद, पार्लियामेंट, ये दो वो चीजें हैं जो यहां पर स्पेसिफिकली मेंशन की, लेकिन यूनियन एग्जीक्यूटिव में बाकी चीजें भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है। कौन कौन सी चीजें हो सकती है, जैसे
पार्लियामेंट के साथ साथ आपको प्रधानमंत्री वाला पोर्शन देखना है, आपका अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी वाला पोर्शन आपको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही साथ कुछ स्पेसिफिक बिल्स जो आए हैं उन बिल्स से रिलेटेड प्रोविजंस आपको ध्यान में रखना। तो ऐसे आपको यहां पर ये यूनियन एग्जीक्यूटिव वाला जो पोर्शन है इसको पार्ट 5 के रेफरेंस में ले जाकर ध्यान रखना है। इस संविधान का जो भाग 5 है जो संघ की बात करता है उसमें बेसिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से, उसके साथ आपको इस वाले पॉइंट को, इस वाले पार्ट को यहां पर देखना। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सिलेबस में डाले गए वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स। अगर मैं आपसे बताऊं बच्चों तो कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा टाइम किसी चीज को समझने में लगता है तो वो है मौलिक अधिकार। स्पेसिफिकली आप में से वो बच्चे जो कि मौलिक अधिकारों वाला पोर्शन ज्यादा डिटेल में अभी तक नहीं पढ़े, उनको इस पोर्शन को समझने में डेफिनेटली टाइम लगेगा। और मैं भी आपसे बताऊं कि मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगा कि आप ये समझ सके कि भाग 3 में जिन मौलिक अधिकारों को सम्मिलित किया गया है उन मौलिक अधिकारों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। साथ ही साथ कोर्ट के डिसीजंस के बेसिस पर भी ये मौलिक अधिकार जो हैं ये हमारे यहां पर लागू किए गए, उसमें से कुछ सम्मिलित किए गए, कुछ पर्टिकुलर अधिकारों को उसमें जोड़ा गया। तो यहां पर बात की जाएगी कि मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक क्या। अब देखिए बेसिक तौर पर आप इतना तो जानते होंगे कि संविधान के लागू होते समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे, बाद में इनकी संख्या जो है 6 हो गई। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया, उसे विधिक अधिकार बना दिया, ये सब आपको पता है। मौलिक अधिकार सबसे पहले अगर बात करें तो अनुच्छेद नंबर 14 से लगा के 18 तक समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी है। फिर आर्टिकल नंबर 19 से 22 तक राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार है। 23, 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 25 to 28 में रिलीजियस फ्रीडम है यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। 29, 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स यानी शैक्षणिक और संस्कृति संबंधी अधिकार है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आर्टिकल नंबर 32 में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया। लेकिन मैंने अभी आपसे यहां पर कहा आर्टिकल 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार, तो आपको यहां पर कुछ अदर आर्टिकल्स भी ध्यान रखने होंगे। आर्टिकल 12 जो कि स्टेट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 13 जो कि संविधान के पहले यानी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, संविधान के बाद यानी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस की बात करता है। आर्टिकल 368 का अमेंडमेंट यहां पर क्या कहता है और लॉ की क्या डेफिनेशन होती है, वो सारा का सारा पोर्शन आर्टिकल 13 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बाकी के फंडामेंटल राइट 32 में मैंने आपसे बताया कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और उसके बाद 33 से 35 तक बेसिक पार्लियामेंट की पावर है कि अगर फंडामेंटल राइट्स को लेकर कोई भी लॉ मेकिंग करनी हो, कोई भी कानून बनाना हो तो ये केवल भारत की संसद कर सकती, राज्य विधानमंडल नहीं। इतनी सब चीजों के बारे में यहां पर हम डिस्कशन करें। उसके बाद आता है पार्ट 4 यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशकता, तो जो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए। और यहां पर ये पोर्शन आर्टिकल 36 से 51 तक पार्ट 4 में मेंशन किया गया, जो कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की यानी पब्लिक वेलफेयर स्टेट को एस्टैब्लिश करने के लिए यहां पर डाला। फिर इसके बाद है आपके मौलिक कर्तव्य यानी भाग 4A वाला जो पोर्शन है, यूएसएसआर है ना, पूर्व सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर लिया। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, बाद में 11 हो गए। ये पोर्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किस समिति की सिफारिशों पर 10 मौलिक कर्तव्य जुड़े, किस समिति की सिफारिश पर 11वां जुड़ा, 10 मौलिक कर्तव्य कब जुड़े, 11वां कब जुड़ा, कौन सी वो सिफारिशें थी जो स्वीकार नहीं की गई, और कैसे है, क्या हम अपने कर्तव्यों का पालन न करें तो हमें दंड भी दिया जा सकता है क्या। और कर्तव्य से मेरा मतलब यहां मौलिक कर्तव्य है या विधिक कर्तव्य। जैसे थोड़ा सा आपको सिली लग सकता है, लेकिन अगर आप इस तरह के एग्जाम्पल से नहीं डील करेंगे तो आप आसानी से समझेंगे। जहां पर भी लिखा होता है नो पार्किंग, वहीं पर हम गाड़ी पार्क करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी वहां से उठाकर ले जाते। क्या ये हमारा मौलिक कर्तव्य ने फंडामेंटल ड्यूटी है, या ये हमारा विधिक कर्तव्य ने लीगल ड्यूटी कि हम वहां गाड़ी पार्क न करें जहां पर लिखा हुआ है नो पार्क। जहां पर नो स्पिटिंग लिखा होता है, यहां पर आपको थूकने की मनाही है, वहां पर अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होगा। अभी अगर आप ध्यान दें तो आप में से जो भी बच्चे इंदौर के हैं, इंदौर आए होंगे, आपको पता होगा इंदौर भारत के सबसे क्लीन सिटी यानी स्वच्छ शहरों में सम्मिलित। और ऐसी कंडीशन में अगर यहां पर आप कहीं पर कचरा फेंकते हैं, कहीं पर थूकते हैं, तो इन सब कंडीशन में आपके ऊपर फाइन इंपोज किया जा रहा है। वो फाइन इंपोज करने की साथ साथ आपके साथ जो ये हो रहा है फाइन, ये आपके लीगल ड्यूटी के इन्फ्रेंचमेंट पे हो रहा है या फंडामेंटल ड्यूटी के इन्फ्रेंचमेंट पे हो रहा है, ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। वन मोर थिंग, अगर आप फंडामेंटल ड्यूटीज को देखेंगे तो वहां पर एक और लिखा हुआ है, जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति है, उसको किसी तरह का नुकसान न पहुंचाए। अब देखिए, मान लीजिए कि आपने कोई एक पत्थर उठाया और स्ट्रीट लाइट
कोई निशाना बनाकर बिल्कुल एक बार में स्ट्रीट लाइट टूटना चाहिए, ऐसा आपने टारगेट किया, जो कि अपने इंडिया में बहुत कॉमन है, हर दिन गली मोहल्लों में चीजें होती। अगर आप इस तरह की चीज करते हैं तो ये आपने फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है, फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन किया है, लीगल ड्यूटी का। इस तरह की चीजें आपको यहां पर समझना। कई बच्चे जो हैं आप में से कुछ फंडामेंटल ड्यूटी बता रहे हैं, कुछ लीगल ड्यूटी बता रहे हैं, मैं इनका जवाब अभी आपको नहीं दे रहा हूं, आपको आप ही के साथ छोड़ दे रहा हूं, क्योंकि जब ये पोर्शन हम पढ़ेंगे तब बेसिक आप क्लियर कर पाएंगे कि फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, लीगल ड्यूटीज क्या है, और इनमें से किसके वायलेशन पर पनिशमेंट का क्लॉज है, किसके नहीं। आज तो मैं आपको केवल ये बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको पढ़ना, क्योंकि अगर एक बात मैं आपसे क्लियर करूं तो आपको यह पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ने का तरीका क्या है, कौन सा पोर्शन हमें पढ़ना है, कौन से पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, और ऐसा कौन सा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में, प्री में, मेंस में, अदर स्टेट के एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, किससे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, उन चीजों पर आपको यहां पर ध्यान देना। बात समझ में आई आपको? नेक्स्ट पोर्शन है आपका संविधान संशोधन। अब आप देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम ये बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल कितने पार्ट हैं, तो हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 पार्ट्स, 22 भाग। अब यहां पर अगर आप पोर्शन देखें तो उन्होंने पार्ट 1 का आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया, पार्ट 2 सिटीजनशिप नहीं किया, पार्ट 3 से रिलेटेड प्रोविजंस उन्होंने दिए फंडामेंटल राइट्स में, पार्ट 4 से रिलेटेड प्रोविजंस दिए डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक तत्वों में, पार्ट 4A से रिलेटेड प्रोविजंस उन्होंने दिए फंडामेंटल ड्यूटीज में, और पार्ट 5 यानी सेंट्रल वाला जो संघ वाला पोर्शन है वो आपके साथ उन्होंने चर्चा की। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखें तो सीधा है संविधान संशोधन, जो आता है पार्ट नंबर 20 में। पार्ट 20 संविधान संशोधन, जो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित होकर लिया। मतलब क्या बीच के सारे पार्ट हमें नहीं पढ़ने हैं, या वो यहां नहीं है कहीं और है, या वो है लेकिन आपको इसमें नजर नहीं आ रहे, बस यही सारी चीजें, यही ट्रिक है जो आपको इस सिलेबस को डिस्कशन के लिए समझना जरूरी। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा है ये तो हम जानते हैं, हमारे पास भी है सिलेबस, हम भी समझ सकते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, आपके समझ पाने में और यहां पर उस चीज को समझने में थोड़ा डिफरेंस होगा, तभी तो आप क्लास ज्वाइन कर रहे हैं ना। अगर इतना आप लोगों को समझ में आता था तो फिर नीड ही नहीं होती। इसीलिए मैं आपसे बच्चों ये बात बता रहा हूं कि ये सिलेबस किस तरीके से डिजाइन किया है और इनमें क्या हिडन थिंग्स है, वही आपको यहां पर देखनी। अगर आप यहां पर देखें तो इसके संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 368 में मेंशन किया गया, उस पोर्शन को उन्होंने यहां पर दिया। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात की जाए बच्चों यहां पर, तो आपको दो तरीके से इनको ध्यान रखना। सबसे पहला पार्ट 20 ने आर्टिकल 368 भारत में संविधान के अनुच्छेदों में किस किस तरीके से संशोधन हो सकते हैं वो पोर्शन देखना है, अमेंडमेंट की जो प्रोसीजर्स है। और इसके अलावा मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से, मतलब अब तक भारत में 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हो चुके, उसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था 9th शेड्यूल को ऐड करने वाला, उससे लगा के 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन को खत्म करने वाला, यहां तक का पूरा पोर्शन आपको देखना है। लेकिन सारे नहीं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हम यहां पर देखें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पोर्शन उन्होंने दिया सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था। चलिए, सर्वोच्च न्यायालय तो हम सभी को पता है कि पार्ट नंबर 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 124 से 147 तक मेंशन, वही पोर्शन 124 से 147 तक जो है वो यहां पर होगी। अब यहां पर अगर आप बात करें न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम क्या है, तो ये जुडिशियल सिस्टम तो स्पेसिफिकली कहीं भी नहीं दिया गया। अब इसका एग्जांपल आपको बताओ बच्चों, ये जुडिशियल सिस्टम वो है जिसके बारे में उन्होंने थोड़ी सी हिंट आपको मेंस में दे दी है कि लोकहितवाद यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस क्या होते हैं, जनहित याचिकाएं क्या होती हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको लोकहितवाद मैंने दोनों नाम बता दिए। इसके साथ लोक अदालत वाला पोर्शन, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन वाला पोर्शन जो स्पेसिफिकली उन्होंने मेंस में मेंशन किया, उस पोर्शन को यहां पर प्रिलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से भी आपको देखना चाहिए कि भारत में पीआईएल का पिता किसे कहा था, हु इज नोन एज फादर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बच्चों, इसीलिए मैंने आपके सामने रखा। अब यहां पर आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ते तो पीआईएल में तो कहीं पर ही नहीं पढ़ते, पीआईएल जैसी कोई चीज भारत के संविधान में कहीं मेंशन है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने प्रांजल, बिल्कुल सही आपका जवाब। तो ये तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की चीजों के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में हमसे गलत ना हो, बस उसी के लिए हमें यहां पर तैयारी करना। ये है आपका यूनिट 6 का होल सिलेबस। अब यहां पर मैंने जब ये पोर्शन स्टार्ट किया तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें कुछ हिडन थिंग्स भी हैं। चलिए मैं आपको बताऊं क्या हिडन थिंग्स है इसमें।
अगर आपने प्रीवियस पेपर उठाकर देखा हो तो वहां पर एक क्वेश्चन आया था जो बहुत ही लेस कॉमन सा क्वेश्चन था कि ये पर्टिकुलर अनुसूची के संबंध में क्वेश्चन था, समवर्ती सूची वाला। क्या यहां कहीं पर भी आपको अनुसूचियां यानी शेड्यूल्स सिलेबस में देखने को मिला? नहीं, वो नहीं मिला, लेकिन आपके सामने क्वेश्चन आया। मतलब हिडन थिंग में आपको शेड्यूल्स जो है वो ध्यान रखने हैं, उन्हें तैयार करना। सेकंड, फॉरेन सोर्सेज जो है, विदेशी देशों से जो ग्रहण किए गए, विदेश के संविधान से जो ग्रहण किए गए हैं तत्व, जिसके आधार पर कुछ आलोचकों ने भारत के संविधान को उधार का थैला कहा, वो क्या है उसके बारे में भी यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं किया। लेकिन ये बताइए, क्या ये पोर्शन जो आपके सिलेबस में डाला गया, संविधान संशोधन, क्या ये नहीं पूछा जा सकता आपसे कि बताइए संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में जो है वो किस देश के संविधान से प्रेरित है? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आपको पता होना चाहिए दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरित। सेम है, आपसे पूछा जा सकता है मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4A में किस देश के संविधान से लिए गए? तो ये वो पोर्शन है बच्चों, जो पोर्शन आपको पूछा जा सकता है, डायरेक्टली न देकर इनडायरेक्टली उन्होंने दिया। इसीलिए मैंने आपसे कहा सोर्सेस वाला जो पोर्शन है, ये सोर्सेस भी आपको यहां पर पता होना जरूर। अनदर थिंग, अब जिसकी चर्चा हम यहां पर कर रहे हैं वो है पार्ट नंबर 1। कहीं नहीं दिया आपके सिलेबस में, लेकिन इसी बार पीएससी में उन्होंने पूछा था कि भारत में 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग के जो बाद यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद में कितने केंद्र शासित प्रदेश और कितने राज्य हो गए? ये क्वेश्चन एमपीपीएससी ने पूछा। मतलब ये पोर्शन भी कहीं ना कहीं हमें पता होना जरूरी। बात समझने की कोशिश करिए। मैं आपको यहां पर यह समझा रहा हूं कि सिलेबस आज भी पिछले सिलेबस से कुछ हद तक मिलता जुलता है। आपको तो बस यहां पर यह पता होना चाहिए कि इसे हमें किस रूप में पढ़ना है और किस रूप में नहीं। आ, 2020 प्री न्यायाधीश वाला क्वेश्चन आया था, न्यायाधीश कितने प्रकार में चुने। हाँ, न्यायाधीश का पोर्शन तो खैर आपके सिलेबस में है ही। उन्होंने हाई कोर्ट में भी एक बहुत डीप क्वेश्चन पूछा था जिसमें उन्होंने कहा था ऐसा कौन सा हाई कोर्ट, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट के जज कभी नहीं बने, तो वो भी क्वेश्चन था। आ रहे हैं हम उसकी तरफ बिल्कुल बात करेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है आपके सिलेबस में, जिनकी डिस्कशन हम यहां पर करेंगे। चल, अब ये हुई 2 यूनिट। आते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ, और नेक्स्ट यूनिट है आपकी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, यूनिट 5A। मैंने पर्टिकुलर पूरी यूनिट 5 नहीं कही, मैंने यूनिट 5A आपसे कहा क्योंकि यूनिट 5A का जो पोर्शन है वो मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की बात करता है, और यूनिट 6 में भी थोड़ा पोर्शन जो है वो इकोनॉमिक्स वाला है। तो इकोनॉमिक्स वाला मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जो इकोनॉमिक्स फैकल्टी है वो आपको पढ़ाएंगी। पॉलिटी वाला पोर्शन मैं पढ़ाऊंगा। आपको अगर देखने को मिले तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस ही उन्होंने ऐसे ही डिजाइन किया। प्री वाले पोर्शन में यूनिट 6 में पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमिक्स डाला, और यूनिट 5 में आपका जो 5A पोर्शन है वो पर्टिकुलर मध्य प्रदेश के रेफरेंस में पॉलिटी डाली, जो कि पार्ट बी में फिर से इकोनॉमिक्स डाला, एमपी रेफरेंस। मेंस वाले सिलेबस में यूनिट 1 को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद की जो यूनिट 2 और 3 उसमें पॉलिटी वाला पोर्शन है, कमीशन वाला पोर्शन भी है और पब्लिकेट वाला भी है। यूनिट 4 में स्पेसिफिक एथिक्स वाला, थिंकर्स वाला पोर्शन डाला, और यूनिट 5 में स्पेसिफिकली वहां पर जो पोर्शन डाला है वो पबेड वाले या इकोनॉमिक्स वाले। तो यहां पर सारे मिक्सअप सिलेबस है, आपको क्लियर होना चाहिए आप क्या पढ़ने वाले। तो अब हम बात कर रहे हैं लास्ट यूनिट जो आपके साथ डिस्कस की जाएगी, वो है यूनिट 5A में, जो मध्य प्रदेश राज्य की संवैधानिक व्यवस्था की बात करते। और इसीलिए मैंने आपसे कहा यूनिट जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, उन 22 पार्ट में पार्ट 5 के बाद एक पार्ट और है जो आपको पढ़ना है, दैट इज पार्ट नंबर 6, और ये लास्ट पोर्शन जो आपको दिख रहा है ये है पार्ट 9 और 9A। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के 22 पार्ट्स में से अलग अलग यूनिट्स में उन्होंने इन पार्ट्स को मेंशन किया। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। छोटा टॉपिक है, और अगर आप इसमें पार्ट 5 वाले पोर्शन को ध्यान से समझ लेंगे तो ये यूनिट 6 वाले पोर्शन को ध्यान से समझ लेंगे, पार्ट 5 वाला, तो यहां पर इस पोर्शन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसा आप लोगों के लिए यूनिट 6 में राष्ट्रपति है, बिल्कुल उसी तरीके से यहां पे प्रावधान है राज्यपाल के। जैसा वहां पर लोकसभा है, वैसा यहां पर आपके सामने लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा है। जैसा वहां पर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वैसे ही यहां पर स्टेट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। यहां पर एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट आपके सिलेबस में यूनिट 6 में है, और यूनिट 5 में जो है वो है यहां पर हाई कोर्ट, जिसमें थोड़ा अंतर तो है। एक क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हालांकि कंफ्यूज हुए बच्चे उसमें। वो क्वेश्चन पूछा था
अभी प्रिलिमिनरी एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट में इनमें से कौन से जज का अपॉइंटमेंट होता है। एक अडॉक जज था, एक एडिशनल जज था और नीचे ऑप्शन चूज करने थे। बहुत बच्चे कंफ्यूज हुए, लेकिन जो बच्चे हमारे साथ पहले पढ़ चुके उनको पता था कि सुप्रीम कोर्ट में अडॉक जजेस अपॉइंट होते, लेकिन हाई कोर्ट में अडॉक जजेस अपॉइंट नहीं होते। तो थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन हाई कोर्ट वाला जो पोर्शन है वो यहां पर आपको ध्यान रखना। इसके साथ ही साथ पार्ट 9 वाला पोर्शन में दिया 3 टियर सिस्टम, पंचायती राज यानी 11th शेड्यूल, फिर से आ गया आपका शेड्यूल साथ में, और इसके अलावा 12th शेड्यूल वाला पोर्शन भी यहां पर दिया, जिसे आप कहेंगे क्या, आपका नगर पालिका यानी अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये पोर्शन आपको यहां पर पढ़ना। तो अगर सही मायनों में देखा जाए तो आपका जो पॉलिटी का सिलेबस है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से पार्ट्स कवर हो रहे हैं, चलिए एक बार फिर से आपको बता दूं। पार्ट्स की बात कर रहा हूं, उसकी बाकी चीजें तो छोड़ दीजिए। उसके अलावा पार्ट नंबर 3, 4, 4A, then after 5, 6, 9, 9A और पार्ट नंबर 20, इतना पोर्शन जो है ये डायरेक्टली है आपके सिलेबस। अब अगर इनडायरेक्ट बात करें तो इनडायरेक्ट अभी आपने यहां पर देखा एक चीज जो आपके सिलेबस में डाली गई, दैट इज प्रेसिडेंट। और अगर पार्ट 18 की बात करूं तो क्या जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे तो आपातकालीन शक्तियों की बात नहीं करेंगे? जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि इंदिरा गांधी ने तीसरी इमरजेंसी जो लगाई थी वो राष्ट्रपति के कहकर लगाई थी, और उसके बाद ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ऐसा करेगा, तो यहां पर आपको ये सारी चीजें पता होना जरूरी है ना। वन मोर थिंग, जब आप संविधान संशोधन की बात करते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाले गए, तो क्या वहां पर आप 42nd और 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे जो चर्चा आपके पार्ट 18 यानी आपातकाल वाले प्रावधानों में दी है? तो ये वो पोर्शन है बच्चों जो हिडन थिंग्स है और आपको यहां पर पता होना, पूरी डिटेल नहीं लेकिन कुछ पोर्शन यहां पर पता होना जरूरी है। ठीक प्रशांत, अब आपके सवाल का जवाब दे देता हूं, है ना। नोट सफिशिएंट होंगे या बुक रेफर करना होगा। बात अगर करें तो प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुई थी उसमें हमारे आनंद सुपर 100 के मटेरियल टेस्ट सीरीज और जो क्लास में ऑफलाइन लेक्चर हुए थे उसमें 80+ क्वेश्चन वहां पर आए। तो मुझे नहीं लगता इसके बाद मुझे कुछ जवाब देने की जरूरत है। और फिर भी मैं यहां पर आपसे बता दूं, आनंद सुपर 100 में जो भी पोर्शन हम लोग पढ़ेंगे उस पोर्शन को आप लोग यहां पर पीडीएफ में अवेलेबल होगा, उसको आप पढ़िए, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस ज्वाइन करिए, तो आपका बाहर जाने के क्वेश्चन के चांसेस नहीं रहे। हाँ, पर्टिकुलर अगर कोई पोर्शन हो जो आपको ना समझ में आए तो आप बुक रेफर कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आने ही वाला था इसकी तरफ। अभी लक्ष्मीकांत, याद रखिए ये लक्ष्मीकांत की बुक जो है ना, मैं आपको क्लियर कर दूं, ये यूपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए नहीं। और अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन का यानी पॉलिटी का बेस क्लियर नहीं है तो फिर आपके लिए लक्ष्मीकांत उतना काम का नहीं, क्योंकि लक्ष्मीकांत का लेवल थोड़ा सा हाई है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम उनकी देख चुका हूं कि उन्होंने स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत खोल लिया और उसके बाद में उनके ऊपर से यहां से जा रही सब चीजें। देखिए लक्ष्मीकांत यूपीएससी के लिए, आप फिलहाल एमपीपीएससी की तैयारी करें, है ना। एमपीपीएससी की तैयारी में आप पहले अपना बेस क्लियर करिए। अगर आपका बेस सही है तो उसके पश्चात आप वहां पर कर सकते हैं। घटना चक्र रवि राठौर अच्छी है, घटना चक्र वाले क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, तो घटना चक्र वाला जो पोर्शन है वो अच्छा है। फिर वापस एक बात करूंगा, यहां पर हम हर टॉपिक उसके कुछ क्वेश्चन जो साथ में सॉल्व करेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए भी ऑप्शंस आपके सामने नजर आ रहे हैं, तो उन चीजों के साथ आपके क्वेश्चन सही होंगे। फिलहाल कोई बुक नहीं, फिलहाल जब हम एक टॉपिक पढ़ेंगे उसके बाद आप देखिए क्या उससे आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, और उसके बाद आप कहीं अदर एमसीक्यू सॉल्व करने की कोशिश करिए, चाहे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर करिए, चाहे कोई बुक वगैरह लाकर करिए। उससे जो है आपका पोर्शन सही होने लगेगा, तो आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलिए, और कोई जिसका कोई सवाल है? थैंक यू सोनू, मैंने वही अभी बात यहां पर कही कि 25 जुलाई को कमीशन वाले पोर्शन से पूरे 8 क्वेश्चन सही हुए होंगे जिन्होंने पोर्शन पढ़ा था, है ना। थैंक यू। बिल्कुल, देखिए मैं आपसे बिल्कुल क्लियर कर दूं बेटा, यहां पर ये जितने पोर्शन हैं इन पोर्शन को समझाऊंगा और उसके बाद में इन पोर्शन से कौन से एमसीक्यूज प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके, कौन से और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, बस उन्हीं की बात करूं। यहां पर मेंस की आंसर राइटिंग के लिए चर्चा, ठीक है, 3 मार्कर क्वेश्चन कभी बता दिया, या ऐसे बता सकता हूं कि देखो ये क्वेश्चन मेंस में आ चुका है, आने की पॉसिबिलिटी, लेकिन आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके लिए यहां पर नहीं बताया जा सकेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको मेंस के लिए वो देखना है तो आपको मेंस की क्लास ज्वाइन करनी। देखो तरवेज, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। अगर आप यहां पर रोजगार निर्माण पढ़ते हैं तो वो चीजें सही होती, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मिल सकते हैं, प्लस करंट अपडेट होता रहता है तो वो हमेशा सही होता है। ठीक, चलिए अब यहां पर आज यही रोकते हैं बात, बाकी की बातें आप लोगों से कल मिलेंगे तब करेंगे। गुड बाय।